नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबरें आप तक पहुंचाने की या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें जो आपको और आपके परिवार के लिए आवश्यक है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम बीएफए, बीवीई, टेक्सटाइल डिजाइन तथा बीएफएडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 28 जून तक आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी इस तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं उत्तीर्ण है। प्रवेश प्रक्रिया के लिए सेंटर फॉर ई गवर्नेंस की नोडल एजेंसी बना रखी है तथा नोडल सेंटर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर को बनाया गया है। वहीं कॉपीराइट एक्ट को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बुधवार को संशोधन निर्देश जारी किए हैं। एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप की ओर से जारी निर्देश में कहा है कि विवाह समारोह नहीं, अब धार्मिक आयोजन में भी म्यूजिकल इवेंट्स में कॉपीराइट एक्ट 1957 के प्रावधानों की सख्त पालना सुनिश्चित की जाए। धार्मिक संस्कारों जैसे बारात और विवाह समारोह को कॉपीराइट एक्ट से मुक्त रखा है और इनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग और बड़े इवेंट्स पर कॉपीराइट कानून पूर्ण रूप से लागू होगा। होटल, विवाह स्थल और इवेंट कंपनियों को आयोजन से पहले लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि कोई भी संस्था शादी समारोह को कॉपीराइट उल्लंघन के नाम पर बाधित नहीं करे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जी हां, पूर्व सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई करे तो पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। हम विपक्ष में हैं, जन भावनाएं जो होती है, जो लोग आकर कहते हैं या मीडिया में खबर आती है तो वह बात हम उठाते हैं। वो समझते हैं कि राजनीतिक आलोचनाएं सच्चाई नहीं है। इस भ्रम में रहेंगे तो मुख्यमंत्री को तकलीफ होने वाली है। सीएम के खिलाफ उनकी पार्टी के लोग लग चुके हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। इन्हें हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, ये समझ नहीं रहे और हम बार बार समझा रहे हैं। नौजवान को मौका मिला है, पहली बार एमएलए बनकर मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है। इसे मेंटेन रखे, बार बार बदलने से क्या फायदा। प्रदेश के हालात गंभीर है, जबकि सीएम के चारों ओर घेरा बनाने वाले तारीफ कर रहे हैं। प्रदेश के हालात गंभीर है और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। गहलोत जोधपुर में पहाड़गंज के स्कूल का 27 जून को लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे। गहलोत को जिला प्रशासन ने स्कूल का लोकार्पण करने से रोक दिया। लोकार्पण की सूचना विभाग में न देने पर 2 शिक्षा अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। वहीं जयपुर के शहीद स्मारक पर पंचायत शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन किया गया। जी हां, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की ओर से बुधवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। संविदा रूल्स 2022 में कार्यरत संविदा कार्मिकों को अनुभव में 2 साल की छूट देकर नियमित करने की मांग उठाई गई। संघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने कहा कि सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि संविदा कार्मिकों को अनुभव में छूट देकर नियमित किया जाएगा, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी लागू नहीं किया गया। सीएम ने भी समीक्षा बैठक में इस घोषणा को 15 जून से पहले लागू करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही। इससे पंचायत शिक्षकों में भारी आक्रोश है। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। 7 दिन के आश्वासन के बाद धरना स्थगित कर दिया गया। मानसून राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, लेकिन मानसून से कई अच्छाई है तो कई बुराई भी है। मानसून से होने वाले मरीजों पर भी उसका असर पड़ता है। बारिश ने भले ही गर्मी से राहत दी हो, लेकिन यह मौसम अस्थमा और एलर्जी के मरीजों के लिए चुनौतियां भरा साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में अस्पतालों में सांस लेने में तकलीफ, लगातार छींके, गले में खराश और त्वचा पर रेशेस जैसी शिकायतों के साथ आने वाले मरीजों की संख्या में 20 से 25% वृद्धि हो गई है। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 1 माह पहले तक
40 से 50 केस तक ऐसे आ रहे थे, अब 150 से अधिक तक हो गए हैं। वहीं जेके लोन बच्चों का हॉस्पिटल जयपुरिया व गणगौरी अस्पताल में हर दिन 100 से अधिक ऐसे केस आने लगे हैं। उधर अस्थमा के केस में भी बढ़ोतरी हुई है और एसएमएस श्वसन रोग संस्थान में 150 से बढ़कर अब 300 पार मरीज हो गए हैं। राजसमंद में मैन पावर के लिए निकाले गए टेंडर में एक नई शर्त जोड़ी गई है। जी हां, पहली बार है जब किसी सरकारी टेंडर के लिए आवेदन करने वाली फर्मों को लिखित में देना होगा कि टेंडर लेने के लिए राजनीतिक दबाव नहीं डलवाएंगे। ये शर्तें राजसमंद के सीएमएचओ की ओर से मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए निकाले गए टेंडर में रखी गई है। शपथ पत्रों में फर्मों के दस्तावेजों के सही होने, गड़बड़ी नहीं करने और जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। पत्र में लिखा है कि फर्म टेंडर लेने के लिए राजनीतिक दबाव डलवाने की कोशिश नहीं करेगी। अब आप ही इसको बताएं कि किस तरह से वह राजनीतिक डलवाने की या राजनीतिक दबाव की कोशिश नहीं करेंगे। शर्तें लगाने से क्या आप समझ सकते हैं कि वह राजनीतिक दबाव नहीं डलवाएगा? ये व्यवहारिक है या नहीं है, या प्रैक्टिकल है या नहीं है? आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू करने का फैसला किया है। 2026 से 10वीं के छात्र एक सत्र में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। पहली परीक्षा फरवरी में होगी, यह अनिवार्य होगी। पहली परीक्षा में सभी विषयों के पेपर देने होंगे। दूसरी परीक्षा मई में होगी, जो वैकल्पिक रहेगी। प्रदर्शन सुधारने के इच्छुक छात्र इसमें अधिकतम 3 विषयों के पेपर दे सकेंगे। पहली परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल और दूसरी का जून में आएगा। जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके 3 विषयों के सर्वश्रेष्ठ अंक मार्कशीट में जुड़ेंगे। शिक्षा संकुल में कुछ दिनों पहले पहुंची एक अनजान शिकायत के बाद राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कार्यालय हिल गया। इस शिकायत में कहा गया था कि 6 साल पहले परीक्षा देने वाले एक विद्यार्थी का डेटा बदला गया है। जांच में उस विद्यार्थी का डेटा बदला हुआ पाया गया। डेटा में इस तरह से सेंध की शिकायत को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और स्टेट ओपन स्कूल के अधिकारियों ने बजाजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ ही सत्र 2019-20 से लेकर अब तक डेटा की जांच कराने की तैयारी की गई है। मामले के अनुसार कुछ दिन पहले स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में एक अनजान शिकायत पहुंची थी कि सन 2019-20 में 12वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी का डेटा बदला हुआ है। इस अनजान शिकायत की जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई, यानी कि पुराने डेटा में बदलाव किस तरह से किया गया होगा, यह जांच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह 10 लाख रुपए लेकर डमी के तौर पर परीक्षा देने के आरोपी गिरधारी राम को जमानत दे दी। वहीं ट्रायल कोर्ट को कहा कि वह आरोपी पर जो शर्तें लगाना चाहे वह लगा सकता है और प्रार्थी अपना पासपोर्ट जमा करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की ट्रायल में लगने वाले समय, तथ्यों व परिस्थितियों व गुजरी हुई अवधि को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित होगा। यह निर्देश आरोपी के एसएलपी पर दिया। अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि आरोपी की ओर से कहा कि वह 18 अप्रैल 2024 से न्यायिक हिरासत में है। अभी तक 103 आरोपी हैं और 83 अन्य व्यक्तियों के संबंध में जांच लंबित है। आरोपी अभी तक तय नहीं किए गए हैं और गवाहों व दस्तावेजी साक्ष्यों को देखते हुए केस की ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना है। जयपुर के परिवहन विभाग में जनवरी में जारी हुई तबादला सूची के आरटीओ निरीक्षकों को रिलीव करने का सिलसिला अभी जारी है। आरटीओ डीटीओ ने पहले तो निरीक्षकों को मार्च में राजस्व वसूली की वजह से रिलीव नहीं किया, लेकिन अब राजस्व वसूली का काम होने के बाद उन्हें रिलीव किया जा रहा है। राजस्थान में 2013 की एलडीसी भर्ती के 15,000 से अधिक कर्मचारियों को बिना योग्यता ही नियमित कर दिया गया। नियमानुसार भर्ती के बाद 2 वर्ष के परिवीक्षा काल में उन्हें टाइप टेस्ट पास करना था, लेकिन न तो टाइप टेस्ट करवाया गया और न ही वह नियमितीकरण के लिए योग्य हो पाए। इसके बावजूद विभाग ने इसकी अनदेखी की और किसी का भी टाइप टेस्ट आज तक नहीं कराया गया। 2013 में एलडीसी की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इनमें सरकार का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज विभाग के विभिन्न पदों पर लगे संविदा कर्मियों को नियमित कर एलडीसी बनाना था। उनको शैक्षणिक योग्यता के साथ उनके अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिए गए थे। इन्हीं बोनस अंकों के आधार पर 15,000 से अधिक संविदा कर्मी एलडीसी बन पाए।
नियमित करने की जानकारी होने पर तत्कालीन पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने यो नोट भेजकर पूछा था कि सीएम से अनुमोदित नियम कैसे संशोधित कर लिए गए। पूछा, जब इन एलडीसी को टेस्ट अनिवार्य नहीं तो इसी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में फिर क्यों? हाल यह है कि तब भी मंत्री की टिप्पणी पर विभाग में कोई हलचल नहीं हुई। बूंदी की ये बड़ी खबर। नमाना कस्बे में दोपहर 2 बजे महिला भगवती बावरिया घोड़ा पछाड़ नदी में बह गई। पुलिया से गुजरने के दौरान अचानक उसे चक्कर आ गए और वह नदी में गिर गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि महिला पल भर में 100 मीटर दूर तक बह गई। गनीमत रही कि उसने एक चट्टान को पकड़ लिया। इसी बीच उसका भाई अपनी बहन को बचाने के लिए नदी में कूद गया। तेज बहाव में वह भी बहने लगा। 2 घंटे बाद ग्रामीणों ने दोनों को बचा लिया। पहली बार हुआ होगा कि किसी को बहन भाइयों को बचाया गया। इसीलिए सबसे निवेदन है कि ऐसा भगवान का आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि पानी में बहते उफान हुए नदी नालों पर या उनके पास न जाए, क्योंकि आपका पैर फिसलने से आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। जयपुर अजमेर हाईवे पर मोखमपुरा पुलिया के पास बुधवार को सुबह गुजरात से भिवाड़ी जा रहे मेथनॉल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर में आग लग गई। देखते ही देखते चालक समेत पूरा टैंकर जल गया। 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। मोखमपुरा एसएचओ संजय मीणा ने बताया कि अचानक लगी आग के बाद हाईवे के दोनों रूट पर यातायात को रुकवाया गया। आसपास के होटल ढाबों को भी खाली करवाया गया। टैंकर चालक राजेंद्र यादव गाजीपुर यूपी का रहने वाला था। वह कैबिन में बुरी तरह से फंस गया और जलने से उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों ओर घंटों जाम रहा। दिसंबर 2024 में इसी हाईवे पर हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत हो गई थी। 35 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। बुधवार को जहां केमिकल टैंकर पलटा उस जगह की दूरी भागरोटा से करीब 30 किलोमीटर दूर है। बिजली कनेक्शन में देरी करने पर इंजीनियरों के खिलाफ जयपुर डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डोगरा ने बुधवार को 3 महीने में भी कनेक्शन जारी नहीं करने पर भिवाड़ी सर्किल के एसई जेपी बैरवा एक्सियन एससी महावर को चार्जशीट देने और एए को शंकरलाल सैनी को एपीओ करने के आदेश दिए हैं। राजस्थान पुलिस के लिए नया मुखिया के चयन करने के लिए 27 जून को दिल्ली में यूपीएससी की बैठक होगी। इससे पहले राजस्थान कार्मिक विभाग की तरफ से 7 अफसरों का पैनल भेजा जा चुका है। अब यूपीएससी चेयरमैन की अध्यक्षता में 27 जून को बैठक होगी। बैठक में राजस्थान से मुख्य सचिव सुधांशु पंत, गृह विभाग के एसीएस भास्कर सावंत व कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा शामिल होंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन के जन्मशती के उपलक्ष्य में संगीत संध्या मेरा साया अथोगा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मदन मोहन के लोकप्रिय और भावपूर्ण गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर गायक कलाकार प्रियंका मित्रा, मुकुल सोनी और जुगल किशोर ने मदन मोहन के संगीतबद्ध 21 गानों को अपनी आवाज में पेश किया। उनके साथ दिल्ली के डोरेमी लाइव म्यूजिक बैंड ने संगत की। वहीं जयपुर के सीसकी में स्थित जय क्लब के दीवा एंड डेबोनियर में बुधवार को ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के सब टाइटल फोटोजेनिक फेस राउंड व मेक ओवर सेशन हुए। इसमें मॉडल्स ने मेकअप के साथ फोटो क्लिक करवाए। दिन की शुरुआत सब टाइटल इवेंट वर्कशॉप से हुई। आरजीएचएस लाभार्थियों के लिए जेएनयू हॉस्पिटल में नए कैंपस में नई विंग की शुरुआत की है। हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप बख्शी ने कहा कि हमारा उद्देश्य आरजीएचएस लाभार्थियों को समग्र, सुलभ व कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी सीएचओ भर्ती 2022 में नियुक्ति को लेकर एनएचएम ने गाइडलाइन जारी की है। इन अभ्यर्थियों को 5 महीने पहले रोजगार मेले में नियुक्तियों को लेकर बधाई पत्र थमाए गए थे, लेकिन नियुक्तियां नहीं मिली थी। अब नियुक्ति को लेकर गाइडलाइन जारी होने से उन्हें जल्द नियुक्ति मिल सकेगी। इसमें कहा गया है कि समस्त कार्मिकों को राज हेल्थ पोर्टल पर ऑनलाइन एवं लिखित में संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्धारित अंतिम तिथि तक कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति व पदस्थापन आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे। सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा कि हम लंबे समय से सीएचओ को नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। अब नियुक्ति को लेकर आदेश जारी होने से चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। जिन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करना है उनको भी जल्द ट्रेनिंग सेंटर आवंटित किए जाए ताकि राहत मिल सके।
शिक्षा विभाग की ओर से 28 जून को जवाहरनगर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल स्थित तक्षशिला सभागार में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में उल्लेखनीय आर्थिक सहयोग देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष 134 भामाशाहों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसमें 1 करोड़ या उससे अधिक का सहयोग करने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। राजस्थान सेवानिवृत्ति समायोजित शिक्षक कर्मचारी मंच की ओर से नेहरू बाल्योद्यान में जीवन बचाओ चिंतन कार्यशाला हुई। इसमें रिटायर्ड समायोजित कर्मचारियों ने अनुदानित संस्था की नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन का लाभ देने, पुरानी एरियर राशि दिलाने व अन्य राज्य कर्मियों की तरह आरजीएचएस का लाभ देने की मांग की गई है। मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, विधि, कृषि, आयुर्वेद, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, संस्कृत और पत्रकारिता जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं से ये बड़ी जुड़ी हुई खबर है। देश भर में यूजी, पीजी में डिप्लोमा एवं डिग्री में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही यूजीसी नई दिल्ली की ओर से एंटी रैगिंग गाइडलाइन 2025 जारी की है। नियमों की न केवल संस्थानों बल्कि विश्वविद्यालयों को भी सख्ती से पालना करनी पड़ेगी। किसी भी छात्र के साथ मानसिक व शारीरिक शोषण के अलावा रंग, धर्म, पहचान, जन्म स्थान के आधार पर शब्दों का इस्तेमाल और किसी तरह की टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। जांच में हर तरह से सही पाए जाने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। कॉलेजों में गठित एंटी रैगिंग टीम को पार्क, गार्डन, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, लेक्चर, थिएटर, लैब, छात्रावास, मेन गेट आसपास स्थित बस स्टैंड, होटल व रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण के साथ ही रिपोर्ट भी बनानी होगी। हर छात्र और उनके माता पिता, अभिभावक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एनएमसी के पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी हां, आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो अवश्य कोई न कोई कार्रवाई होगी। यदि आप डर के शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे तो आप नहीं तो आपके किसी परिवार के सदस्य या आपके किसी प्रदेश के बच्चे के साथ ऐसी रैगिंग हो सकती है। एनएमसी को वर्ष 2024 में देश भर से 165 शिकायतें मिली थी, यानी 2024 में मात्र 165 शिकायतें, जबकि हजारों लाखों बच्चे इनमें एडमिशन लेते हैं। किसी के साथ तो कुछ हुआ होगा, यानी मात्र 165 शिकायतों पर सरकार को अपने नियम बदलने पड़े। अब देख लीजिए कि यदि यही शिकायत अगर लाखों में हो तो सरकार कितनी कान इसके खुले रह सकते हैं, आंखें इनकी खुली रह सकती है। इस मामले में राजस्थान में 15 शिकायतों के साथ देश में तीसरे नंबर पर है, यानी राजस्थान से मात्र 15 शिकायत, जबकि हो सकता है कि हर दूसरे विद्यार्थी के साथ इस प्रकार की रैगिंग की गई हो, चाहे वो आसान रैगिंग की गई हो, लेकिन आसान रैगिंग समय के बाद में पूरी कठोरता से रैगिंग हो जाती है। इसलिए आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप अवश्य शिकायत करें। पहले नंबर पर यूपी और दूसरे नंबर पर बिहार है। शिक्षा विभाग में पदोन्नति को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद खड़ा होता है। भास्कर की बड़ी खबर, इसके कारण पदोन्नति अटकी रहती है। अब एक नया चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इससे पदोन्नति के नियमों पर विवाद खड़ा हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल व्याख्याता भर्ती 2015 के चयनितों में जिस विषय की पोस्टिंग पहले हुई उसको वरिष्ठ माना जा रहा है, जबकि इस भर्ती में सभी 19 विषयों की पोस्टिंग का काम पूरे होने में 1 साल लग गया था। इससे जिन 9 विषयों की पोस्टिंग सबसे बाद में हुई उनकी पदोन्नति अटकने की नौबत आ गई है। इससे न केवल पदोन्नति से वंचित व्याख्याता प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जिन विषयों के व्याख्याता पदोन्नत नहीं होंगे उन विषयों के पद खाली नहीं होंगे। ऐसे में उन विषयों पर नई भर्ती भी नहीं आएगी। ऐसे में बेरोजगार युवाओं को भी झटका लगेगा। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा कॉमन सीनियरिटी संघर्ष समिति के संयोजक मुकेश कुमार का कहना है कि पदोन्नति की इस विसंगति को दूर करना जरूरी है ताकि सभी को पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसके लिए या तो विभाग को सभी की कॉमन सीनियरिटी बनाकर पदोन्नति देनी चाहिए या फिर सभी विषयों के व्याख्याताओं की समान रूप से संख्या लेते हुए पदोन्नति की जाए। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की राजधानी मोपुतो में 1200 दिव्यांगों के जयपुर फुट लगाए जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जयपुर फुट विकलांग पुनर्वास शिविर का उद्घाटन किया। राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में खुलने वाले आवासीय गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स के लिए सभी खेलों की चयन समितियों का गठन कर दिया है। राजस्थान के इन 3 शहरों में अगले माह से ये स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो जाएंगे। इन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में 100 गर्ल्स खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा।
इसके लिए अलग अलग खेलों की चयन समितियों के साथ अन्य कमेटियों का भी गठन किया गया है। उदयपुर के लिए चयन ट्रायल गुरुवार को उदयपुर के महाराणा प्रताप भोपाल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। वहीं जयपुर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी मिलने के साथ ही राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल भी एक्टिव मोड पर आ गई है। मंगलवार को मेजबानी मिलने की घोषणा खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की थी, तो आज स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष नीरज के पॉल ने सभी खेलों के कोचों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में हर खेल के कोच को टास्क दिया गया है कि वह 3 दिन में यह बताए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को सफल बनाने के लिए किस खेल में हमें क्या क्या काम करने की जरूरत है। इस समीक्षा बैठक में खेलों के सह मेजबान राजस्थान यूनिवर्सिटी और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के खेल विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 49वें स्कूल खेलों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें 10 खेलों की मेजबानी राजस्थान को मिली है। यह खेल नवंबर में 25 से लेकर जनवरी 2026 तक राजस्थान के अलग अलग जिलों में आयोजित होंगे। इन 10 खेलों में वॉलीबॉल, जूडो, खो खो, नेटबॉल, सेपक टकरा, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हैंडबॉल, हॉकी और टेनिस शामिल है। भरतपुर के डीग जिले के कुम्हेर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया। इसमें एक लाइब्रेरी संचालक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। युवती ने कहा कि लाइब्रेरी संचालक उसे ब्लैकमेल कर रहा था, कई महीनों से मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। वीडियो में बताया कि लाइब्रेरी संचालक उसके परिवार को भी धमका रहा था। भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं देश के पर्यटन विशेषज्ञ डॉक्टर ललित के पंवार को उनकी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में जोड़ा गया है। शासन और सुधार क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर पंवार देश में पर्यटन, होटल, रिसोर्ट्स एवं टूर ऑपरेटर क्षेत्र से अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अपने सुझाव देंगे। राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष विजय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पीएचईडी में ज्वाइन करने के बाद एसीएस अखिल अरोड़ा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच बुधवार को फोन पर फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट की प्रोसेस को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद गंगनगर क्षेत्र के किसानों के लिए फीडर पुनर्निर्माण का काम जल्द शुरू होने की संभावना बनी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र विशेषकर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की जीवन रेखा गंग नहर प्रणाली को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। किसानों के लिए बहुप्रतीक्षित फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की 24 अप्रैल 2025 को 158वीं सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना की कुल लागत 647 करोड़ रुपए, इसमें पंजाब राज्य की हिस्सेदारी 389 करोड़ रुपए और राजस्थान की हिस्सेदारी 268 करोड़ रुपए रखी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए होम साइंस में 4 साल का बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया। ये प्रोग्राम जुलाई 2025 के सेशन से शुरू हो जाएगा। आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को भाजपा की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सहित अन्य जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजपा ने इसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया और इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।